स्टार्ट करते हैं। हमने कल्चर की बात कर ली थी कि इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है। हमने वर्कर इन्वायरमेंट की बात कर ली, कम्युनिकेशन की बात कर ली, कम्युनिकेशन के फ्लॉज क्या होते हैं वो बात कर ली, ठीक है। मैनेजमेंट कमिटमेंट किस किस शक्ल में होती है वो बात कर ली, ठीक है। और कॉपरेशन की भी बात कर ली। तो कल्चर बेसिकली दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कल्चर के अंदर और नेगेटिव कल्चर के अंदर डिफरेंस ये होता है, अगर आपके पास एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे, इल हेल्थ नहीं हो रही, ठीक है, लोग एब्सेंट नहीं हो रहे, उनका मोरल हाई है, ठीक है, आपके पास कोई एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे, ठीक है, तो आपका कल्चर जो है वो पॉजिटिव है। अगर वर्कर्स को इंजरीज हो रही हैं, उनका मोरल डाउन है, वो एब्सेंट हो रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे, टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि कल्चर आपका नेगेटिव है, ठीक है जी। अब बेसिकली ह्यूमन फैक्टर्स की हम बात करेंगे जो सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं। बेसिकली तीन तरह के फैक्टर्स हैं जो जो किसी भी इंसान की जो बिहेवियर है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग, उसको कंप्रोमाइज भी करवा देते हैं या उसके रिगार्डिंग उस पर असरअंदाज होते हैं। वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हैं, जॉब फैक्टर हैं और इंडिविजुअल फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसकी नर्चर, उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड सब आ जाता है। जॉब फैक्टर के अंदर वो क्या ड्यूटी परफॉर्म करता है, वो टास्क क्या परफॉर्म करता है, उस एक्टिविटी से रिगार्डिंग चीजें आ जाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर के अंदर वो तमाम चीजें जो एम्प्लॉयर की ड्यूटीज होती हैं, लाइक और उसे इन्वायरमेंट कैसा दिया जा रहा है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है नहीं दी जा रही, उसको सुपरविजन दी जा रही है नहीं जा रही, उसे काम सिखाया जा रहा है नहीं जा रहा, ये तमाम फैक्टर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, जो प्रोसीजरल और ऑर्गेनाइजेशनल में आते हैं, ठीक है। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये असरअंदाज होते हैं किसी भी इंसान के बिहेवियर पे, ठीक है। इन्हीं तमाम फैक्टर्स की वजह से ही वो गलतियां करता है या वॉयलेशन कर रहा होता है, ठीक है। और अगर हम इन्हीं फैक्टर्स को फोकस कर लें और उनको कंट्रोल कर लें तो आपके पास सेफ्टी कल्चर बहुत बेहतरीन हो जाता है, ठीक है जी। फिर हमने बात की जनाब के रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होती है, तो स्ट्रेटेजिकल लेवल के ऊपर रिस्क को जो है आइडेंटिफाई कर लेना बोर्ड लेवल के ऊपर और डिस्कस करके आपको आप उसका कंट्रोल करने की पॉलिसीज और अरेंजमेंट्स को इंश्योर कर लेना, ये आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग कहलाती है। क्योंकि रिस्क एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है। बेसिकली बोर्ड लेवल के ऊपर जो मेजर रिस्क होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग, उनको आइडेंटिफाई करके उनको कंट्रोल करने के लिए जो एफर्ट्स की जाती हैं उनको सेपरेटली एड्रेस किया जाता है, इसे रिस्क प्रोफाइलिंग कहते हैं। रिस्क असेसमेंट क्या होती है, बेसिकली ये एक लोअर निचले तबके पे होती है, ठीक है। आपके बोर्ड लेवल में मेजर रिस्क निकाल लिए गए, अब निचले लेवल के ऊपर क्या हो रहा होता है, आप असेसमेंट कंडक्ट करते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? काइंडली चैट में बता सकते हैं मुझे? आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिस्क असेसमेंट बेसिकली क्या होती है कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए उसमें मौजूद हैजर्ड्स और रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ एनी ऑफ वर्कप्लेस, ठीक है, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं हैजर्ड्स को और रिस्क को फाइंड आउट करते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली 5 स्टेप्स होते हैं जिनको लेके असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट की 2 टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर आप लो मीडियम हाई कंसेप्ट को यूज करते हैं, कोई डिजिट्स या फिक्स जो फिक्स डिजिट्स को इस्तेमाल नहीं करते, मैथमेटिकल, ठीक है। और सेमी क्वालिटेटिव के अंदर आप 1 to 3 या 5 तक का ग्राफ भी यूज करते हैं और लो मीडियम हाई को भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो मेथोडोलॉजी ऑफ रिस्क असेसमेंट है बेटा वो 5 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड होती है, ठीक है। इसमें हैजर्ड्स जो है वो आप 4 फैक्टर्स के अगेंस्ट नॉर्मली देखते हैं कि लोगों के रिगार्डिंग क्या मसाइल हो सकते हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं और वो लोग जो इस एक्टिविटी से मुतासिर हो सकते हैं, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग, मटेरियल से रिगार्डिंग और इक्विपमेंट से रिगार्डिंग तमाम मसाइल को निकाल लिया जाता है, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप के अंदर एस्टिमेशन ऑफ रिस्क की जाती है, जिसमें यह पता लगाया जाता है किसको नुकसान हो रहा है, कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है। थर्ड के अंदर इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क की जाती है, जिसके अंदर आप जो हमने मैट्रिसेस यूज किए थे 1 से 5 तक का ग्राफ, 1 से 3 तक का ग्राफ या 1 से 10 तक का ग्राफ, जो भी आपकी कंपनी का प्रोटोकॉल है, असेसमेंट का जो स्कोर है, ठीक है, आप उसको यूज करते हुए एवेल्युएट करते हैं कि कितना रिस्क है, ठीक है, करंट कंट्रोल के साथ, और फिर किस हद तक मुझे इसको कंट्रोल करना है, और फिर इस चीज को देखते हुए आप उसे कंट्रोल सजेस्ट करते हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं और नई रिस्क रेटिंग निकालते हैं जो आपको एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप के अंदर आपने एवेल्यूएशन ऑफ रिस्क भी किया और कंट्रोल्स भी लगा दिए। फोर्थ के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं तमाम एक्टिविटी को, ठीक है। और फिफ्थ के अंदर आप रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपने कंट्रोल्स लगाने के लिए कितना टाइम दिया है, और सेकेंडली पूरी ओवरऑल जो रिस्क असेसमेंट है ये कब कब रिव्यू होगी, जब अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, या जिन फैक्टर्स को लेकर कंडक्ट की गई थी, मतलब पीपल, इन्वायरमेंट, मटेरियल या इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी या प्रोसेस, अगर ये चेंज हो गया,
ठीक है, तो असेसमेंट चेंज हो जाएगी, वो वैलिड नहीं रहेगी। अगर कोई इंसिडेंट हो गया, कोई नियर मिस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई डेंजरस अक्रेंस हो गई, तब भी आपकी वो असेसमेंट वैलिड नहीं होगी, आपको न्यू करनी पड़ेगी, वो रिव्यू हो जाएगी। ठीक है, और इन सब के अलावा अगर आपके पास कुछ नहीं होता तो फिर साल में एटलीस्ट एक दफा जरूर आप असेसमेंट को रिव्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये 5 स्टेप्स हैं रिस्क असेसमेंट के। ठीक है, असेसमेंट करने के लिए जो असेसर है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज, और उसके जो परसेप्शन ऑफ रिस्क के जो सेंसेस हैं, सूंघने की, टेस्ट करने की, चखने की, फील करने की, सही है, देखने की, ये तमाम सेंसेस का भी अच्छी हालत में होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये सेंसेस आपके जो हैं ये अगर अच्छे नहीं होंगे तो आपकी जो रिस्क परसेप्शन है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से आपकी असेसमेंट कंप्रोमाइज हो जाती है। इसमें फटीग है, आपकी कोई इलनेस है, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशान हैं। ठीक है, ये भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से भी आपका रिस्क परसेप्शन के जो सेंसेस हैं वो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और आपके जो ओवरऑल जजमेंट है रिस्क परसेप्शन का वो भी कम हो सकता है। ठीक है जी, तो रिस्क परसेप्शन के बाद हम बात करते हैं वल्नरेबल वर्कर्स। तो आपने जब भी असेसमेंट करनी है तो आपने ऐसे लोग जो मुतासिर हो सकते हैं आपकी एक्टिविटी से, उनमें अगर कोई स्पेशल लोग हैं, स्पेशल लोगों के अंदर जो एक ग्रुप बनाया गया है उसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ठीक है, पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, आपके पास वो लोग हैं जो इमेच्योर हैं, ठीक है, या लोन वर्कर्स, आप इनको भी जरूर कंसिडर करेंगे। बिकॉज अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनके लिए रेस्क्यू का अरेंजमेंट भी आपको करना होगा। ठीक है, और उनके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है कि वो अपना काम परफॉर्म कर सकें, तो आपको वो भी मेक श्योर करवाना होगा। ठीक है जी। फिर हमने बात की एर्गोनॉमिक्स की, एक चीज डिस्कस की थी। एर्गोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है, इसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं वर्कर का, बिटवीन वर्कर एंड द वर्किंग इक्विपमेंट एंड इन्वायरमेंट, कि उसे क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है, वो किस इन्वायरमेंट में काम करता है, और उन तमाम चीजों का उस बंदे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इस चीज के रिलेशनशिप को एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। यूजुअली जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि एर्गोनॉमिक्स कैसी होनी चाहिए, तो आप कंडीशंस को अडॉप्ट करवाएंगे बंदे के हिसाब से, बंदे को कभी नहीं कहेंगे कि इन कंडीशंस के साथ एडजस्ट करो। ये रिकमेंडेड उसकी एर्गोनॉमिक के मसले के अंदर रिकमेंडेड कंट्रोल होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जी चेंज, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज बेसिकली एक प्रोसीजर है, इसके अंदर हम इस प्रोसेस के अंदर हम करते क्या है कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर कोई टेम्परेरी वर्क हो, डिमोलिशन हो, एक्सकेवेशन हो, रेनोवेशन हो, ठीक है, या कोई प्रोसेस चेंज हो रहा हो, या टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, या कोई इक्विपमेंट चेंज हो रहा हो, तो एक प्रोसीजर है आपके पास मैनेजमेंट ऑफ चेंज का जिसको लागू किया जाता है और सर्कुलेट किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि तमाम इंटरेस्टेड पार्टीज जो इस प्रोसेस से, इस इक्विपमेंट से या इन एक्टिविटी से मुतासिर हो सकती हैं, वो वेल टाइम बिफोर उनको कम्युनिकेट कर दिया जाए कि ये होने जा रहा है, और उन तमाम चीजों के रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज होने जा रही हैं एमओसी के अंदर, उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई ग्रेवेंस है या किसी की कोई ड्यूटी है कि उसने अपने अरेंजमेंट्स करने हैं ताकि वो एक्टिविटी परफॉर्म हो सके, तो उसका भी एक कॉन्सेंट वो दे देता है। ठीक है, ये मैनेजमेंट ऑफ चेंज जब भी अप्लाई करें तो आपने मेक श्योर ये करना है कि जब भी एमओसी होगा तो आपकी जो क्वेश्चनेबल चीजें हैं जो आपको क्वेश्चनाइज करनी है, जिनको आपने इंप्रूव करना है, वो आपकी रिस्क असेसमेंट्स होंगी, बिकॉज लेआउट चेंज हो जाता है इससे। ठीक है, वो आपके इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स होंगे, वो आपके अरेंजमेंट्स होंगे वर्कर्स के लिए। ठीक है, आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तमाम प्रोटोकॉल्स होंगे जिनको आपने क्वेश्चन कर लेना है, बिकॉज जब भी एमओसी लॉन्च किया जाता है, ये कुछ सीधा सीधा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए हैं यही सब हाव मुतासिर होते हैं। तो सिर्फ आपने यही नहीं करना कि कम्युनिकेशन समझना है इसको, एमओसी को, आपने अपनी ड्यूटीज जो आपकी अथॉरिटी के अंदर आ रही हैं, आपकी जुरिस्डिक्शन जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें देखना है कि इस एमओसी से मेरी क्या चीज मुतासिर हो रही है। ठीक है, यूजुअली इससे इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर आपका मुतासिर होता है। ठीक है, आपका लेआउट मुतासिर होता है, तो आपकी असेसमेंट मुतासिर हो जाती है। ठीक है, और सिक्योरिटी के भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो आपने उनको भी टेकअप करना है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की फिर बेटा हमने बात की थी। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बेसिकली क्या है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आप फ्रीडम की टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें किसी भी टास्क को सेलेक्ट किया जाता है, उसको उसकी स्टेजेस बनाई जाती हैं, फिर हर स्टेज के अंदर आप मसाइल निकालते हैं, नॉर्मली किन फैक्टर्स के अगेंस्ट, पीपल, एनवायरनमेंट, मटेरियल एंड इक्विपमेंट,
फिर आप स्टेज उसका एक प्रोसीजर डेवलप करते हैं कि भाई इस काम को करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, और फिर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर इसको ऑफ एंड ऑन चेक करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं ताकि फर्दर इंप्रूव किया जा सके। ये सेरिडम कहलाता है आपका। ठीक है, इसके अंदर हम टास्क एनालिसिस जो है, ये मेथोडोलॉजी जो है वो भी यूज करते हैं, जिसके अंदर एक टास्क को सिलेक्ट करके सेरिडम की टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब अब हम बात करते हैं बेसिकली परमिट टू वर्क की। तो परमिट टू वर्क जो है ये भी एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक पार्ट है। बेसिकली हाई रिस्क एक्टिविटीज के लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल है हमारा। ठीक है, मैनेजमेंट का प्रोसीजरल प्रोटोकॉल है जिसके अंदर आप परमिट टू वर्क को यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक फॉर्मल रिटन प्रोसीजर है सिस्टम ऑफ वर्क का पार्ट, जिसके अंदर चार चीजें होती हैं, जिसमें एक इशूइंग अथॉरिटी होती है, ठीक है, एक एक्सेप्ट करने वाली अथॉरिटी होती है, एक क्लियरेंस देने की अथॉरिटी होती है, और एक कैंसिलेशन की अथॉरिटी होती है। ठीक है, बेसिकली इसमें चार पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। परमिट टू वर्क का मकसद ये होता है कि हाई रिस्क एक्टिविटीज के अंदर मैनेजमेंट को भी पार्टिसिपेट करवाना और रीअश्योर करना कि जो सेफ्टी अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो बिल्कुल एज इट इज अप्लाई भी हो रहे हैं, वो सिर्फ लिखे हुए नहीं है, उनको प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सफिशिएंट भी हैं। ठीक है, तो इसमें जो इश्यूअर है बेसिकली वो क्या करता है कि जब भी किसी ने कोई परमिट इशू करवाना होता है तो वो बंदा जिसने काम परफॉर्म करना है, ठीक है, एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला परमिट को फिल करके लेके जाता है इश्यूअर के पास। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली आपके पास तमाम हैजर्ड्स, रिस्क, पीपी, लोग कौन होंगे, कितनी देर के लिए परमिट चाहिए, लोकेशन क्या है, परमिट का नंबर क्या है, ठीक है, इक्विपमेंट कौन कौन सा इस्तेमाल होगा, ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज को आपने लॉग आउट की, टैग आउट किया है, आइसोलेशन किया है, ये तमाम चीजें आती हैं। ठीक है, इन तमाम चीजों को करके वो बंदा जिसने काम करना है इटसेल्फ, वो ये तमाम चीजें करके अपनी टीम एस्टेब्लिश करके उस जगह पे हर अरेंजमेंट करने के बाद वो आता है इश्योर के पास और इश्योर से आकर रिक्वेस्ट करता है कि परमिट को इशू किया जाए। इश्योर का काम ये है कि वो तमाम अरेंजमेंट को ऑन फील्ड चेक करे, डेस्क पे बैठ के परमिट इशू ना करे, और फिर वो देखे कि इसके साथ कोई नेसेसरी अरेंजमेंट्स और भी चाहिए तो वो भी कर ले। और जब वो इशू कर देगा तो फिर जो रिसीवर होगा, बेसिकली वर्कर, जो टीम होगी जिससे काम परफॉर्म करना है, उनकी ड्यूटी ये है कि वो एक कॉपी परमिट की डिस्प्ले कर देंगी। ठीक है, वहां पे साइड पे जहाँ पे काम हो रहा है, ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, एक कॉपी रिकॉर्ड में चली जाती है आपकी। ठीक है, नॉर्मली 3 कॉपीज में होता है परमिट। ठीक है, अब इश्योर के बाद परमिट कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट करेगा वही बंदा जिसने रिसीव किया था। ठीक है, रिसीव करने वाले ने अपना काम परफॉर्म किया। ठीक है, परफॉर्म करने के बाद वो परमिट को क्लियर करेगा कि ये एरिया जो है जहाँ पे मैंने काम करना था वो क्लियर है मुझसे, मैंने अपना काम अंजाम दे दिया है। ठीक है, मैं इसको वापस देना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगेन हर कंपनी का डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। यूजुअली ये होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है तो क्लाइंट उसको कैंसिल करता है आके। ठीक है, अगर अगर दोनों पार्टीज जो हैं आपकी अपनी ही है, मतलब एम्प्लॉय ही है आपका वो, तो फिर अगेन प्रोटोकॉल डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कि आपका इश्यूअर ही कैंसिलेशन अथॉरिटी है या कोई और है, तो जो भी कैंसिलेशन अथॉरिटी होगी, क्लियरेंस वाला बंदा जो है वो क्लियर करके वो जाएगा कैंसिलेशन वाले के पास कि भाई ये काम था, मैंने परफॉर्म कर दिया है, अब पूरा एरिया क्लियर है, हर चीज मैंने इंश्योर कर दी है, अब सेफ है प्लांट को रिज्यूम करना। ठीक है, तो जो क्लियरेंस वाली अथॉरिटी है वो भी अगेन मेक श्योर करेगी कि जो जिसने रिक्वेस्ट की है कैंसिलेशन की, ठीक है, कैंसिलेशन अथॉरिटी जाएगी ऑन फील्ड, चेक करेगी कि तमाम अरेंजमेंट सही हैं, जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई है वो बिल्कुल ठीक है, और अब सेफ है प्लांट को ऑपरेट करना। तो फिर वो लोगों को भी रिमूव करवाएगी, आइसोलेशन को भी, और फिर आपका परमिट कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद ही आपकी जो सर्विसेज हैं वो बहाल होंगी उस एरिया में। तो बेसिकली 4 चीजें हैं। अच्छा बेटा, परमिट की लिमिटेशन देखो बेटा, परमिट का एक टाइम फ्रेम होता है बेटा। कई दफा परमिट एक्सटेंडेबल होता है, कई दफा परमिट एक्सटेंडेबल नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक्टिविटी कौन सी है। ठीक है, ये एम्प्लॉयर डिसाइड करता है बेटा। लिमिट्स उसकी ये होती हैं कि जिस चीज के लिए परमिट इशू किया गया है, जिस काम के लिए, उससे उससे एक्सटेंड नहीं कर सकते आप अपना स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है, तो जो आपने लिखी एक्टिविटी उसके अलावा अगर आपको कुछ और करवाना है तो फिर नया परमिट या लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि परमिट के अंदर अमेंडमेंट नहीं होती। क्लियर है ना, इसके अंदर आप कटिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा, परमिट नॉर्मली कितनी तरह के होते हैं जी? कुछ कंपनीज में 2 परमिट होते हैं। ठीक है, हॉट वर्क का, कोल्ड वर्क का। कुछ कंपनीज में 5 भी होते हैं, कुछ में 7 होते हैं, कुछ में 9 होते हैं। ठीक है, यूजुअली
आपकी हर हाई रिस्क एक्टिविटी के अंदर एक परमिट होता है। तो कन्फाइंड स्पेस का परमिट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का परमिट हो सकता है, हॉट वर्क का हो सकता है आपके पास, ठीक है। आपके पास इसी तरीके से परमिट की रेंज बढ़ सकती है, ठीक है। अगर आप एक्सकेवेशन करती है आपकी कंपनी तो एक्सकेवेशन का भी परमिट होगा, वर्केट हाइट करती है तो वर्केट हाइट का भी परमिट होगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी क्या क्या काम करती है, ठीक है। उसके हिसाब से परमिट की जो रेंज है वो बढ़ सकती है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर है इमरजेंसी रिस्पांस, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर क्या होता है? बेसिकली इमरजेंसी हमने बात की थी, दो तरह की होती है, ठीक है। हर इमरजेंसी एक एक्सीडेंट होता है, बट हर एक्सीडेंट एक इमरजेंसी नहीं होता। तो इमरजेंसी बेसिकली आपके पास वो एक्सीडेंट्स जिनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा तबाहकुन होते हैं उनको इमरजेंसी कहा जाता है। तो एक्ट ऑफ गॉड होते हैं एक, जिनको आर्टिफिशियल नेचुरल इमरजेंसी कहा जाता है, जिसके अंदर आपके पास कोई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, लाइट स्ट्राइकिंग हो गई, ठीक है, थंडरस्टॉर्म आ गया आपके पास, सुनामी वगैरह आ गया आपके पास, ठीक है। ये तमाम चीजें आपकी आती हैं नेचुरल इमरजेंसी के अंदर। और दूसरी आपके पास इमरजेंसी जोन है जो किसी भी इंसान के एक्ट से रिएक्ट से होती है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास कोई स्पिल हो जाना, कोई टॉक्सिक गैस का रिलीज हो जाना, ठीक है, कोई बम थ्रेट, ठीक है, आपके पास ये तमाम चीजें आती हैं, ठीक है, जो आपके पास आर्टिफिशियल इमरजेंसीज है। फायर एंड एक्सप्लोजन भी इसमें आता है, ठीक है। अच्छा, अब हर इमरजेंसी को आपने प्रिडिक्ट करना होता है, प्रिवेंट करना होता है, बिकॉज आपका ओवरऑल गोल यही है। लॉफुली वो तमाम इमरजेंसीज या सिचुएशन जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मीन एक्ट ऑफ गॉड या नेचुरल डिजास्टर जो है आपके, ठीक है, वो जहां तक आप कर सकते हैं अपनी नॉलेज से या रिसर्च से, उनको तो कंट्रोल करने की आपने एफर्ट करनी है, बट उससे अगेन ज्यादा आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए लॉफुली आपसे उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी भी नहीं होती अगर कुछ हो जाता है तो। बट वो तमाम कंडीशन जो आर्टिफिशियल में हमने डिस्कस की हैं, जिसमें कोई स्पिल हो जाता है, कोई इन्वायरमेंटल टॉक्सिक रिलीज हो जाता है, ठीक है, कोई फायर एंड एक्सप्लोजन हो जाती है, कोई बम अटैक हो सकता है, तो ये तमाम वो चीजें हैं जो प्रिडिक्टेबल होती हैं, प्रिवेंटेबल होती हैं। तो इनके ऊपर लॉ ये कहता है कि आपको अरेंजमेंट्स करने हैं और अपने आप को सिक्योर करना है, अपने एसेट्स को सिक्योर करना है। तो इमरजेंसी रिस्पांस के अंदर बेसिकली जो जेनेरिक चीजें होती हैं, पहली चीज ये होती है कि अलार्मिंग मेथड क्या होगा, कि अगर इमरजेंसी होती है तो आप कैसे लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। उसकी तमाम टूल्स आ जाएंगे। अगर आपने कोई साउंड सिस्टम लगाया है तो उसकी कोडिंग आ जाएगी कि भाई कितनी देर तक अगर साउंड चलता है तो इसका मतलब क्या होता है। फिर आपके रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे हर इम्प्लॉय के कि वो रिस्पॉन्स क्या करेगा, ठीक है। आपके सेफ एग्जिट कौन कौन से हैं, ठीक है, आपके सेफ रूट्स कौन से हैं, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन आ जाएगी। और हर बंदे की डिफरेंट ड्यूटी होती है इसके अंदर। अगर आप फर्ज करें इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का कोई हिस्सा है तो फिर आपकी ड्यूटी शायद थोड़ी डिफरेंट होगी। एक जनरल बंदा, एक आम बंदा, एक आम वर्कर, इसकी कोई ड्यूटी नहीं होती इस तरह की। तो वो क्या करेगा, बेसिकली जब भी इमरजेंसी की कॉल होगी तो उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि वो किसी नियरेस्ट असेंबली पॉइंट पे या सेफ लोकेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, और वहां पे जाके वो वेट करेगा जब तक उसे दोबारा ऑर्डर नहीं मिलता कि वो वापस रिज्यूम करे, ठीक है। जबकि एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का जो मेंबर होगा वो बेसिकली अपने सुपरवाइजर को या इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के हेड को जाकर रिपोर्ट करेगा और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। तो इसमें रिस्पॉन्सेज होते हैं, अलार्मिंग टेक्निक्स होती हैं और अरेंजमेंट्स होते हैं आपके पास। इमरजेंसी होती है तो कौन कौन सी चीजें जो है वो इन एक्शन आ जाएंगी। और इसी के अंदर आपने हमेशा इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जब भी बनाए किसी भी जगह का, आपने जो चीज याद रखनी है बेटा कि वो रेलिवेंट हो टुवर्ड्स द इमरजेंसी। आपकी जो रिस्पांस टीम है उसके पास एप्लीकेबल रिसोर्सेज और उनकी ट्रेनिंग का होना जरूरी है। और अगेन, अगर आपके पास कोई इम्पेयर्ड लोग हैं या स्पेशल ग्रुप है जो जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, इमेच्योर वर्कर्स हैं, जिसमें कोई ऐसे लोग हैं जो बेसिकली इम्पेयर्ड है किसी भी तरीके से, उनको सुनता नहीं है, नजर नहीं आता, उनके लिए भी अरेंजमेंट करेंगे। और ऐसे तमाम लोगों को अगर कोई स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए फॉर रेस्क्यू, ठीक है, तो वो भी बेटा प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे तमाम लोगों के लिए कस्टमाइज इमरजेंसी रिस्पांस प्लान डेवलप करेंगे। जनरल प्लान के अंदर ये नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका पार्ट है और आपने इनको भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है जी। फिर है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बेसिकली होती क्या है कि वन टाइम ट्रीटमेंट जो कैजुअलिटी को दिया जाता है, इसमें तीन चीजें करनी होती हैं आपने: प्रमोट रिकवरी, प्रिजर्व लाइफ और प्रिवेंट फर्दर डिटोरिएशन। ये करते हुए आपने कैजुअलिटी को ट्रीटमेंट देना है। और ये बेसिकली सवाल जो इसमें आता है एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंटली वो ये होता है कि आपके ऑन साइट फर्स्ट एड के अरेंजमेंट्स कैसे होने चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि आपकी कंपनी कहाँ पे मौजूद है, क्या उसकी विसिनिटी में कोई हॉस्पिटल है या नहीं है, आपकी कंपनी के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, तो हैजर्ड और रिस्क आपको पता चल जाएंगे। और फिर आपकी कंपनी पुराना रिकॉर्ड या ट्रेंड को देखेंगे कि किस तरह की इंजरीज होती रही हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर तो विसिनिटी के करीब में कोई हॉस्पिटल होता है, ट्रॉमा सेंटर है, तो आप शायद एक सेंट्रली रूम एलोकेट करेंगे और उसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इसमें आपके पास स्टेरलाइज करने के लिए,
ठीक है, माइनर कट्स को ट्रीट करने के लिए स्ट्रेचर, ठीक है, एडी डिवाइस, ठीक है, और डिफरेंट बैंडेजेस को यूज करते हुए आप अपना एक रूम डेवलप कर लेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा हॉस्पिटल करीब विसिनिटी में नहीं है तो फिर शायद आपको एक मिनी हॉस्पिटल भी बनाना पड़े और आपको एम्बुलेंसेज भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कहाँ पे है, उसकी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, हैजर्ड या रिस्क कौन कौन से हैं, पुराना रिकॉर्ड क्या बता रहा है, किस तरह के इंसिडेंट या इंजरीज हो चुकी हैं, उनको देखते हुए बेटा आप उसके अपने अरेंजमेंट्स को मेक श्योर करेंगे। और इसमें फिर आपके पास जो ऑन साइट केमिकल्स हैं वो भी बड़ा रोल प्ले करते हैं कि उनको भी देखना पड़ता है जब आप प्रोटोकॉल सेट कर रहे होते हैं फर्स्ट एड का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स के लिए फर्स्ट एड की एक असेसमेंट की जाती है, ठीक है, जिसमें यही तमाम फैक्टर जो मैंने बताए हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनसे मुझे मसला हो सकता है या इल हेल्थ हो सकती है, उनको लेके आप देखते हैं कि भाई मेरी साइड पे क्या होना चाहिए। अच्छा जी, फर्स्ट एडर जो हैं वो कितने होने चाहिए, तो क्वालिफाइड पर्सनल हों जो आपके पास एक्टिविटीज के हिसाब से ट्रेंड निकाल के आपको पता लग जाता है कि मुझे कितने फर्स्ट एडर चाहिए, ठीक है, और कितने इमरजेंसी रिस्पांस के अंदर फर्स्ट एडर चाहिए, ठीक है। तो जितनी एक्सटेंसिव या हाई रिस्क एक्टिविटीज होंगी उतना ही आपके ये अरेंजमेंट फर्स्ट एड के रोबस्ट भी होंगे, रिजिड भी होंगे और भी ज्यादा क्वांटिटी में आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो हमने कल बात की थी, ठीक है, जो आपका पास आखिरी फोर्थ एलिमेंट था आपका, उसकी बात करते हैं मॉनिटरिंग। तो आप जो भी अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। तो मेजरमेंट के लिए दो तरह के आपके पास इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, एक्टिव और रिएक्टिव इंडिकेटर्स, ठीक है। एक्टिव इंडिकेटर्स आपकी परफॉर्मेंस उन तमाम चीजों की बताते हैं आपको जो बेसिकली काम होने से पहले की होती है, लाइक एक्सीडेंट हुआ नहीं है, ठीक है, तो आपका वो डाटा जो असेसमेंट को बता रहा है वो बेसिकली एक्टिव इंडिकेटर है, ठीक है। आपने ट्रेनिंग दी है तो बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है इसलिए कि आप लोगों को बचा सकें। तो कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने से पहले के जो इंडिकेटर्स हैं आपके सारे के सारे वो एक्टिव, और जो एक्सीडेंट होने के बाद के या इवेंट होने के बाद के इंडिकेटर्स हैं वो रिएक्टिव, ठीक है। तो जितने भी एक्सीडेंट का रिकॉर्ड होता है या रिकॉर्ड बुक्स होती हैं, एब्सेंटिज्म का रजिस्टर या रिकॉर्ड होता है, ये सारे के सारे जो है इल हेल्थ का रिकॉर्ड हो गया आपका, नेयर मिस का रिकॉर्ड, ये सारे के सारे रिएक्टिव इंडिकेटर हो गए, ठीक है। तो आपको दोनों इंडिकेटर्स को देखना है। फिर हमने बात की थी सेफ्टी इंस्पेक्शन बेसिकली क्या होती हैं, सेफ्टी टूवर्स क्या होते हैं। सेफ्टी टूवर्स बेसिकली हाई प्रोफाइल विजिट होता है जो आपके मैनेजमेंट के लोग करते हैं फ्लोर लेवल पे, ताकि लोगों का बिहेवियर चेक कर सके और मेक श्योर कर सकें, लोगों को एक मैसेज कन्वे करना होता है कि हाँ हम सेफ्टी को बॉदर करते हैं और सेफ्टी एक प्रायोरिटी है, एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी। सॉरी। फिर हमारे पास आया था जनाब के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसलिए की जाती है कि रीअक्रेंस से रोका जा सके, ठीक है, प्रिवेंट किया जा सके सिस्टम को, लोगों को, अपने एसेट्स को, ठीक है। वर्कर्स का मोराल भी इससे लिंक्ड होता है। कई दफा आपको स्टेट को एविडेंस प्रेजेंट करने होते तब भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सिस्टम के ग्रे एरियाज को फाइंड करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ठीक है, और अपने अरेंजमेंट को क्वेश्चन करके उनको कंटिन्यू इंप्रूव करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन बेसिकली 4 स्टेप से, पहला स्टेप में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे आप, इंफॉर्मेशन हर तरीके से गैदर कर लेंगे, फिजिकल एविडेंस भी कलेक्ट कर लेंगे, लोगों से इंटरव्यू भी ले सकते हैं आप, ठीक है। वहां पे मौजूद जो सैंपल्स हैं वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो गैदरिंग का इंफॉर्मेशन के बाद उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज के बाद आप करेक्टिव एक्शन प्लान करेंगे और फिर उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये 4 स्टेजेस होती हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। फिर उसमें आप इंटरव्यू की टेक्निक्स हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी कि आप उससे कंफर्टेबल कराएंगे जिससे इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, जिस विटनेस से बात कर रहे हैं उसे श्योर कराएंगे, उसको ब्लेम कल्चर का वो शिकार नहीं होगा, उसकी जो बातें हैं वो सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, और उससे तमाम सिनेरियो पे सवाल पूछेंगे एक ऐसे इन्वायरमेंट में जिसमें उसको सेटल भी फील नहीं कराएंगे और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी ब्रीच नहीं करेंगे, ठीक है। यूजुअली इससे ओपन एंड सवाल पूछे जाते हैं ताकि वो अपना ओपिनियन शेयर कर सके, और फिर जब इंटरव्यू के एंड पे आप उससे एक रिटर्न स्टेटमेंट भी डिमांड कर सकते हैं और उससे इस चीज की परमिशन भी ले सकते हैं कि अगर फर्दर उसकी हेल्प चाहिए होती है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है जी। और फिर हमारे पास बात हुई थी ऑडिट की। ऑडिट बेसिकली एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसके अंदर आप पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं अगेंस्ट ऑडिट क्राइटेरिया। ऑडिट क्राइटेरिया बेसिकली हर वो चीज जिसको लेकर काम किया जाता है, आपके एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स, आपके स्टैंडर्ड्स, आपके प्रोसीजर्स, आपके ऑन साइट अरेंजमेंट्स जो आपने अरेंजमेंट सेक्शन के अंदर एसओपीज बनाई हैं उनको लेके, प्रोटोकॉल सेट किए हैं उनको लेके, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड अगर आपके पास है, सेफ्टी की बात करते हैं तो आईएसओ 45001 को लेके जो अगर आपने लगाया हुआ है,
तो हर वो चीज जिसको लेके आप काम करते हैं उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट आपके करंट सिस्टम को देखना और फाइंड आउट करना कि इसमें मसाइल हैं, कहाँ कहाँ है, और उनके एविडेंस तलाश करना और एविडेंस को लेके मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना, ये आपकी ऑडिट कहलाती है। ऑडिट बेसिकली दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर कंपनी के अपने ही बंदे अपना सिस्टम चेक करते हैं तो इंटरनल ऑडिट, अगर कोई बाहर से आके आपके सिस्टम को चेक करता है तो एक्सटर्नल ऑडिट कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारी जी हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस। ठीक है, बेसिकली ये परफॉर्मेंस जो है ये ऑडिट के जरिए भी पता चलती है आपको। ठीक है, और आप नॉर्मली सिस्टम से डाटा भी कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, और अगर आपका ऑडिट का स्कोर भी अच्छा आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास नॉन कंप्लाइंस नहीं हो रही, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, ये चीज रीअश्योर करती है कि आपको आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, अब आपको ग्रेजुअली सिस्टम को इम्प्रूव करते जाना है। ठीक है, अगर ऑडिट के स्कोर के अंदर कोई नॉन कंफर्मिटी आती है, नॉन कंफर्मिटी बेसिकली दो तरह की हो सकती है, माइनर और मेजर। माइनर नॉन कंफर्मिटी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी ब्रीच है सिस्टम के अंदर या कोई ऐसी कमी है सिस्टम के अंदर जो कि करेक्टेबल है, जिसपे पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं हो रहा। ठीक है, जबकि उसकी कोई सपोर्टिंग चीज है, लाइक एक एसओपी है बट वो अपडेटेड नहीं है। ठीक है, पॉलिसी है बट वो शायद रिवाइज नहीं हुई। ठीक है, अगर पॉलिसी नहीं होगी तो ये मेजर नॉन कंफर्मिटी, पॉलिसी है वो रिवाइज नहीं हुई तो ये माइनर में चली जाएगी। ठीक है, ये है आपका ऑडिट। बेटा यहाँ तक आपका पूरे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। काइंडली मुझे बता देंगे अगर कोई चीज रह गई है तो हम कल फिर डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर हम कल आई2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। मुझे काइंडली बता दें कि आप लोगों को तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं। कि मैंने अनम्यूट कर दिया है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो क्लियर ना हुई हो? क्लियर है सर। सब चीजें क्लियर है? जी सर, सब चीज़ें क्लियर है। जी, वरना मैं सारे लोग बता दें, सैम अभी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, कैसे हैं? खैरियत से आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ट्रेनिंग जो है अच्छी जा रही होगी, और आज आप लोग ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी की हैं। जैसे कि सर को क्या नाम है, सर का प्लान था कि आज IG1 कंप्लीट होने के बाद एक IG1 की कंप्लीट रिवीजन भी हो। ठीक है, उस रिवीजन में सबसे अच्छी अच्छी बात है कि आपकी थ्योरी भी सारी क्लियर हो जाए, जो टॉपिक आपको ना समझ आए वो क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी चलता है। अच्छा, याद रहे कि आज आपका पेपर डिस्कस हुआ है, बट ये बेसिकली पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्लास नहीं है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये बेसिकली पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स एंड पेपर अटेम्प्टिंग मेथड्स की एक अलग क्लास होगी, जो कि इंशाल्लाह वेरी सून आपकी जो ना हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर अंदर शेड्यूल के बीच में आपकी क्लास होगी। वो ना अभी हम IG1 हमने कवर कर लिया है, अभी उसके बाद IG2 की क्लास है, तो उसके बाद हम इसको कंडक्ट करेंगे। लेकिन बकरीद ईद से पहले पहले जैसे हमारा सेक्शन एंड हो रहा है, तो उससे पहले ही वो क्लास हो जाएगी, ताकि आप उसी हिसाब से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और आपको कंप्लीट वे आउट पता हो कि कैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अब मैं चाहूँ आपका फीडबैक आए कि कैसा जा रहा है, और क्या आपको लगता है कि क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, और किस तरीके से मजीद बेहतर किया जा सकता है। तो काइंडली वो मुझे डिस्कस करें। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं आपको सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, ताकि हम लोग जो है डिस्कशन कर लें इसके हवाले से ना। तो बारी बारी बताएं कैसा फीडबैक रहा आप लोगों का IG1 का। अभी IG2 स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, और क्या आपकी सजेशन है? जी, मोहम्मद अली साहब क्या कहते हैं आप, क्या फीडबैक है आपका? जी हाँ, बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा रहा। स्पेशली ये जो रिवीजन का जो पार्ट था, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है। और मैं मतलब इस रिवीजन की वजह से मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अच्छा, नहीं ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा अली साहब, इंशाल्लाह रिवीजन के अलावा भी आपके कोई भी क्यूरी हो तो आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा फ्राइडे का 4 PM टू 7 PM का हमने स्पेशली टाइम रखा हुआ है आप लोगों के लिए। अगर आप उसमें ट्रेनर से 1-on-1 जूम पे या व्हाट्सएप पे डिस्कस करना चाहें तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, अगर बाद में कोई क्यूरी हो तो। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। सलमान, आपका कैसा फीडबैक है डियर? कैसी कैसी रही क्लास आपकी? सर आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है।
हाँ सर, अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो लास्ट में जो अभी सर ने रिवीजन करवाई है वो तो सर बहुत ज़बरदस्त रही। जो सर सही। पॉइंट्स क्लियर नहीं थे वो भी सर क्लियर होगी, जो पॉइंट्स नोट करने वाले थे सर वो भी नोट कर लिए। और ओवरऑल सर चैप्टर वाइज भी सर क्लियर सारी चीज़ें हो गई हैं। लास्ट में सर जो सर फैज़ान ने बूस्ट दिया है सर रिवीजन वाला, ये बड़ा ज़बरदस्त रहा था। सही सही सही, बिल्कुल ऐसे ही होता है। असल में हमारा प्लान भी यही होता है कि कंप्लीट निबोस कवर करने के बाद ना एक बार उसका रिवाइज हो जाए, क्योंकि उसमें होता है कि ऑब्वियस सी बात है पेपर के बीच में कुछ लोगों की कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। और देखें, क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है कि हर बंदा क्लास के थ्रू कुछ चीजें सब 100% कवर नहीं कर पाता। तो रिवीजन का बेसिकली जी मकसद सर। ये होता है कि जो आपके लूप होल्स हों या जो वीक एरिया हो, जो आपको क्लियर ना हुआ हो, वो रिवीजन में क्लियर हो जाए। So you are most welcome for the future queries and questions. तो इंशाल्लाह ताला फिर हम उसमें जो है ना ग्रुप में भी कांटेक्ट में हैं, और अभी तो अपनी क्लासेस चलती रहेंगी, तो IG2 के टाइम पीरियड में भी आप IG1 की क्यूरीज अपनी क्लियर कर सकते हैं। वो डिस्कशन टाइम इंशाल्लाह आपका ऑन रहेगा। तो थैंक यू फॉर जी द। सर, वो एक दफ़ा सर डिस्कशन वाला सर सेशन अगर हो जाएगा तो सर वो फिर और बेटर हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये रिटर्न जो आपका बेसिकली जो एग्जामिनेशन टेक्निक्स और एग्जामिनेशन मेथड्स की क्लास है ना, ये इंशाल्लाह वेरी सून आपकी कंडक्ट होने वाली है आफ्टर आफ्टर अ वीक अच्छा। इंशाल्लाह ताला ना। तो उसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स भी देंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सर लास्ट में सर जब GC2 सर कवर हो जाएगा तो बाद में सर अगर जितनी पास्ट पेपर्स की सिनेरियो बेस अगर सर हमें एग्जाम दिया जाए तो सर आप हमें प्रैक्टिस करवाएंगे तो सर वो भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए। जी बिल्कुल, मॉक पेपर का हमारा प्लान है, ऐसे ही है बिल्कुल। जब कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्लास मिल जाएगी ना फिर बुक एग्जाम की, तो उसके बाद आपका मॉक पेपर होगा, ठीक है ना। उस मॉक पेपर पे ठीक हो गया। ऑनलाइन सबमिशन होगी, उसकी आप कंप्लीट करने के बाद सबमिट करेंगे उसको, और उसके बाद हम आपको रिव्यू करके भी बताएंगे कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं। तो वो सब हमारे प्लान में है, उससे आप उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है ना। वो हम मॉक पेपर आपसे ठीक लेंगे ठीक हो ताकि गया सर। फाइनल पेपर से पहले प्रिपेयर हो। असल में मेन चीज इस पेपर में बताऊं क्या है, इस पेपर में मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और आपने कोई ये मटेरियल समझ लिया ना, तो इंशाल्लाह ताला आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को बहुत आराम से और बड़े मजे से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ना। तो बस यही था हमारा कि इंशाल्लाह सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, और कोई उबैद साहब, आप माशाल्लाह से बड़े हॉट कैंडिडेट रहे हैं इस बैच के, आपका कोई फीडबैक दिया? वैसे मैंने आपको म्यूट की रिक्वेस्ट दी है, आप बताएं, अपने अपडेट दें। अच्छा, और कोई डेयर, और कोई क्यूरी है किसी की, या कोई अपडेट देना चाह रहा है मुझे, तो मुझे बताएं ताकि मैं उसके वाले से आपको गाइड करूं। जी सर, एक रिक्वेस्ट थी कि जी यही जो रिवीजन का लिंक है अगर ये भी शेयर करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा इसको रिवाइज करने के लिए। जी काम श्योर, मिल ठीक है, जाएगा। बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला कल कल फर्स्ट आपने इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पास लिंक आ जाएगा बेटर। ग्रेट। इंशाल्लाह। वो तो हम आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स इंशाल्लाह शेयर करेंगे, ठीक है। और देर कोई खुजैमा, मुइज, मोहम्मद अहमद, बिलावल, प्रकाश, सैफ, बैदुल्ला मेमन, आपकी जी क्या फीडबैक है डेयर आपको बैद? सर कल क्लास होगा? कल को छोड़े, पहले आज की बात तो करें आप मेरे साथ। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। आ रही है। इंशाल्लाह ताला आपकी जो स्केड्यूल क्लास है वो तो सैटरडे, मंडे एंड ट्यूसडे है ना, तो नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे को होगी, स्केड्यूल वाइज क्लास चलेगी। अगर कोई आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी ना तो वो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे ना, बाकी सारी क्लासेस आपकी स्केड्यूल वाइज ही चलेगी। बाकी आपका फीडबैक कैसा है, आपको चीजें समझ आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है आपको? जी जी, गुड। हो रही है, चल गुड गुड, थैंक यू ठीक है, थैंक यू। वेलकम डेयर। और कोई डेयर, अच्छा, और अभी कोई? नेक्स्ट सर नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे को? हाँ, जी जी, सैटरडे को, बिल्कुल सैटरडे ओके, थैंक यू। को। ओके। So everything is clear, Hamid. तो रिवीजन सेशन वाज फैंटास्टिक। थैंक यू अमीद। जो है बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। मुझे भी ये उम्मीद थी कि रिवीजन आप लोग के इंशाल्लाह से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ डेयर उबैदुल्लाह, आपकी आवाज बहुत पीछे से आ रही है, आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है डेयर, और कोई डिस्कस करना चाह रहा है फिर हम वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग से बाद में करें, अगर कोई किसी का कोई
पॉइंट डिस्कस करने के लिए है या कोई इम्प्रूवमेंट है डिस्कस करने के लिए, तो हमें पता है क्योंकि हमारी हमेशा से प्रायोरिटी रही कि हम क्वालिटी ट्रेनिंग दें और आप लोगों के साथ जो है आपकी सारी इंशाअल्लाह जो भी आपकी इम्प्रूवमेंट्स है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने आप को मजीद और इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह निगोश में हमारा अल्लाह का शुक्र है 75% अप्रॉक्स पासिंग रिजल्ट रहा है पास बैचेस में, और पाकिस्तान का ओवरऑल रिजल्ट जो आता है वो तकरीबन 20 से 25% आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो पाकिस्तान का ओवरऑल रिजल्ट है उससे काफ़ी बेहतर है और इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं और बेहतर हो, तो आप लोगों का जो मशवरा होगा उससे हमारी मजीद बेहतरी होती रहेगी। तो थैंक यू सो मच यार।